सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ओपी कॉली का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात के पूर्व राज्यपाल रहे और बीजेपी के दिग्गज नेता ओपी कॉली का भी 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 2014 से लेकर 2019 तक गुजरात के 19वें राज्यपाल थे। अच्छा, वैसे अभी गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? उत्तर दो कमेंट बॉक्स में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट निधन की अगर हम बात करें तो एक तो अभी पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। अच्छा, इसी तरह से प्रसिद्ध पार्श्व गायिका रही वाणी जयराम का भी निधन हो गया। अभी 2023 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। एक दिलीप महालनोबिस का नाम याद रखो, ओआरएस के जनक इनको कहा जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में अभी पद्म विभूषण मिला इनको। और इसी तरह से डॉक्टर बीवी दोषी का नाम याद रखो, बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। आर्किटेक्ट थे ये, प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी थे, 2018 में मिला था। अभी 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल भी इनको मिला था और अभी 2023 का पद्म विभूषण भी मिला इनको। और नीलमणि फुकन का नाम आपको याद होगा, असमिया कवि थे। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था, इनका भी निधन हो गया। अभी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे केशरीनाथ त्रिपाठी का भी निधन हो गया। और जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे रहमान राही का भी निधन हो गया। अच्छा, अगर आपको याद हो तो अभी 13 नए राज्यों में राज्यपाल बने थे। उसमें से कुछ नाम अगर मैं आपसे पूछूं, आपका टेस्ट लूं, तो आप मुझे बताओ अभी असम राज्य के राज्यपाल कौन बने? तो आंसर होगा गुलाब चंद कटारिया। और मणिपुर के कौन बने? अनुसुईया उइके। नागालैंड के बने थे एल गणेशन। महाराष्ट्र के रमेश बेस बने। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, उन सभी नामों को याद करने की हमने एक ट्रिकी वीडियो बनाया था, बिल्कुल छोटा सा वो वीडियो है, उसी में आपका मैंने टेस्ट भी ले लिया। तो अगर आपको फटाफट से वो सारे नाम ट्रिक से याद करने हैं तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। आप तो वीडियो छोड़ो, उसके कमेंट पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो देखने में आपका टाइम वेस्ट होगा कि ये टाइम आपका काम आएगा। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी किस राज्य में खुलेगा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट? तो आंसर होगा गुजरात में। तो भारतीय ग्रुप है वेदांता और फॉक्सकॉन, ये मिलकर के गुजरात के अहमदाबाद के निकट है धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, वहां पे सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट ये स्थापित करेंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक स्वतंत्र भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा निवेश होगा। कितने का होगा? 1,54,000 करोड़ रुपए का। ये भारत में सेमीकंडक्टर के लिए पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। आपको याद होगा सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा गुजरात। अब देखो, बात गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, जो कि निर्वाचन क्षेत्र है अमित शाह का, जो कि हमारे सहकारिता मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और याद रखना, गुजरात को द लैंड ऑफ लेजेंड्स भी कहते हैं। लोकसभा सीटें 26 हैं, राज्यसभा है 11 और विधानसभा सीटें हैं 182। अगर भारत में बात करें तो सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा रेखा किसकी है? तो गुजरात की है। वैसे पूरे विश्व में किस देश की पूछेंगे तो कनाडा की है। यहाँ का राज्य पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। पशु है एशियाई शेर, जिसके लिए यहाँ का गिर नेशनल पार्क फेमस है। और पेड़ है बरगद का, फूल है गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड जिसको बोलते हैं। और यहीं पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंची स्टेचू है, वो यहीं पे मिलेगी। कहाँ पे? केवड़िया में। केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर यह दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है। लंबाई की बात करोगे 182 मीटर लंबाई है और इसके वास्तुकार हैं राम वी सुतार। और केवड़िया से याद रखना, देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी केवड़िया ही है। और अभी केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। अच्छा, वैसे सरदार पटेल जी से भी कई तरह के प्रश्न बनते हैं, जैसे कि भारत रत्न इन्हें कब मिला था? 1991 में। इन्हें सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी? बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा दी गई थी। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। और इनका जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर को, जिस दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे, पहले गृह मंत्री भी थे। और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना इनसे। बाकी आप जानते हो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसे कहते हैं मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद गुजरात में मिलेगा। और भारत में यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर स्थल वो धोलावीरा है, गुजरात में आपको मिलेगी, जो कि एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। स्थानीय भाषा में इसको कोटड़ा दा टिम्बा कहते हैं।
और वैसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आपको 2 भारतीय शहर भी मिलेंगे, अहमदाबाद और एक जयपुर। नृत्य की बात करेंगे, एक तो गरबा याद रखना और एक डांडिया याद रखना यहाँ से। नेशनल पार्क की बात करोगे, एक तो वंसडा नेशनल पार्क हो गया, गिर नेशनल पार्क हो गया, ब्लैक बक नेशनल पार्क मिल जाएगा, मरीन नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा, सरदार सरोवर बांध आपको यहीं मिलेगा नर्मदा नदी पर, उकाई डैम आपको मिलेगा ताप्ती नदी पे, कडाना बांध भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, माही नदी पर मिलेगा, और दांतीवाड़ा बांध ये बनास नदी पर आपको मिलेगा। तो गुजरात से जो भी स्टैटिक प्रश्न आपके बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे आपको एक साथ कवर करवा दिए, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने घोषणा की है कि हरियाणा के गोरखपुर में एक नया परमाणु संयंत्र बनाया जाएगा। ये उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा। ये प्लांट 560 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा और इससे 2800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। नींव का पत्थर तो वैसे 2014 में इसका रख दिया गया था, निर्माण अभी शुरू हो रहा है और इसका जो पहला चरण है वो 2025 तक पूरा हो जाएगा और दूसरा चरण 2028 में। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार भारत के ज्यादातर परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट दक्षिण में हैं, जैसे कि तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, या फिर पश्चिम में बात करोगे तो महाराष्ट्र तक ही सीमित हैं। ये उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि परमाणु संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो जो नासा है ये किस वर्ष तक परमाणु संचालित रॉकेट का परीक्षण करेगा जो अंतरिक्ष यात्रा को तेज बना देगा? तो आंसर होगा 2027 तक। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली स्वदेशी तरीके से विकसित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आंसर होगा INS अरिहंत है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? ये असम में शुरू हुआ। और बताओ, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित हुआ? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और अभी हमने पढ़ा था कि भारत सरकार पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहां पे बनाएगी? तो आंसर होगा पुणे में। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 फरवरी को। तो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता फैलाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, यानी कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। और इस दिन को मनाने का विचार ये बांग्लादेश की एक पहल थी। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। अभी उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑनलाइन ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया था। ये करेगा क्या? ये अदालत के जो फैसले होते हैं वो अंग्रेजी भाषाओं में होते हैं, तो उसको 4 भाषाओं में अनुवाद करेगा। कौन कौन सी 4 भाषाएं हैं वो? हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल में। और आप जानते हो संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में कितनी थी? 14 थी। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसने शुरू किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। अच्छा, फरवरी में कौन कौन से डे मनाए एक बार रिवाइज करते हैं। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है, 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और 11 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे और 13 फरवरी को ही नेशनल वुमेन डे मनाया। और इस बार 13 फरवरी को राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया, जो कि फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाते हैं। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस के रूप में मनाया। तो फरवरी के ये इंपॉर्टेंट डेज है, आप ध्यान रखना। और गाइज, अगर सेशन पसंद आ रहा है, अच्छा लगा, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना। मैं पूरे दिन पूरे दिलो जान से मेहनत करके आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूं, आपके सामने लेकर के आता हूं। सिर्फ 1 या 2 सेकंड लगेंगे आपको लाइक को बटन को प्रेस करने में। और फिर उसके बाद इनकी प्रैक्टिस के लिए आपका क्विज भी तैयार करता हूं आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सके, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। तो प्लीज, जो भी आपके स्टडी ग्रुप होता है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल होते हैं, तो कम से कम उन्हें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ITI लिमिटेड के CMD कौन बने? राजेश रॉय। तो अभी राजेश रॉय को दूरसंचार विभाग के तहत एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है ITI लिमिटेड, यानी कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका CMD बनाया गया है।
इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1948 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और अब सीएमडी बन गए हैं राजेश रॉय। आप जानते हो भी बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बने थे कौन? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और एक आईटी की प्रमुख कंपनी है कॉग्निजेंट, उसके सीईओ बने थे रवि कुमार। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने सुंदर रमन राममूर्ति। तो ये नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, बाफ्ता अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रमुख अभिनेता नामित किया गया? तो आंसर होगा ऑस्टिन बटलर को। तो अभी हाल ही में बाफ्ता अवार्ड्स 2023 की घोषणा की गई। बाफ्ता की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी आर्ट्स। ये इसका 76 नंबर का संस्करण है। 4 पॉइंट आप याद रखना। बेस्ट फिल्म चुना गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को, ये जर्मन फिल्म है। बेस्ट एक्टर चुने गए हैं ऑस्टिन बटलर एल्विस नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं कैट ब्लैंचेट टार मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं एडवर्ड बर्जर इसी मूवी के लिए, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। तो इस बार का जो ये बाफ्ता अवार्ड है 2023 का, ये इसका 76 नंबर का संस्करण है। पहला कब हुआ था? 1949 में हुआ था। अच्छा, आपको याद है अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता था नाट्टू नाट्टू मूवी ने। ये एसएस राजामौली की RRR मूवी का सॉन्ग है और ये अवार्ड पाने वाला ये पहला भारतीय गाना है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। और इस गाने के कंपोजर हैं MM कीरावनी। इनका नाम भी याद रखना क्योंकि अभी इनको पद्मश्री सम्मान मिला। अभी आपको याद होगा 67 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे, उसमें बेस्ट एक्टर चुना गया था रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी कृति सेनन मिम्मी मूवी के लिए और बेस्ट फिल्म थी शेरशाह। और 2022 में कौन से नंबर के ऑस्कर हुए थे? 94 नंबर के। तो उसमें बेस्ट फिल्म थी कोडा। बेस्ट एक्टर थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड मूवी के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस थी जेसिका चेस्टेन द आईज ऑफ टेमी फे के लिए और बेस्ट डायरेक्टर थी जेन कैंपेन द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए। वैसे ये चीजें मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आपको याद भी होगी, लेकिन एक बार हमने फिर से रिवीजन मार लिया इसका। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो आंसर होगा द कश्मीर फाइल्स। तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों की घोषणा अभी 20 फरवरी को कर दी गई, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है द कश्मीर फाइल्स ने। वहीं बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो रणवीर कपूर रहे ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए R बाल्की को चुना गया, जबकि फिल्म ऑफ द ईयर चुनी गई है RRR। तो कम से कम ये पॉइंट्स तो आप याद रखना ही रखना। अगर मैं आपसे पूछूं 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था, तो आंसर होगा आशा पारेख को। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की? तो आंसर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक। अब ये क्या है? देखो, पहले आप बैंक गारंटी को समझो। मान लो मैंने आपसे पैसे उधार लिए, तो क्या आप मुझे उधार दोगे? आपके मन में डर रहेगा कहीं मैंने लौटाए नहीं तो, कहीं मैं आपके पैसे खा के भाग गया तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं आपको बैंक से गारंटी दिलवाता हूं कि अगर भैया मैं पैसे नहीं दे पाया, मैं भाग गया, तो कुछ भी हो जाए ये बैंक आपको आपका पैसा दे देगा। तो यही है बैंक गारंटी, यानी कि बैंक का वादा। ठीक है, अब इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक लगा दिया, मतलब ये जो बैंक गारंटी है ये पेपरलेस हो गया। मतलब बैंक गारंटी से रिलेटेड जो भी काम होगा, जो पहले पेपर वर्क हुआ करता था, अब डिजिटल हो गया। इसका फायदा क्या होगा? बैंक गारंटी जारी करने में कम समय लगेगा। पहले 3-4 दिन लगते थे, अब कुछ घंटों में ही हो जाएगा। डॉक्यूमेंट भी सेफ रहेंगे, धोखाधड़ी भी नहीं हो पाएगी। पहले कोई नकली कागज बना के लिया इस तरह से कुछ लूट खसोट हो जाए तो यह है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। आप समझ गए होंगे। वैसे तो काफी सारी बैंक हैं जिन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को अभी शुरू कर दिया, लेकिन प्रश्न यहीं से बनेगा कि पहला बैंक कौन सा था इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को जारी करने वाला? तो आंसर होगा HDFC बैंक। ये जरूर याद रखना। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1937 में, हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसी साल इसके अभी MD CEO बने थे अजय कुमार श्रीवास्तव। इसकी टैगलाइन होती है गुड पीपल टू ग्रो विद। आपको याद है SBI ने भी उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की थी। कैनरा बैंक के अभी नए MD CEO बने थे कौन? K सत्यनारायण राजू। और IDFC फर्स्ट बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। ये न्यूज में थे, सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, सुजलाम सुफलाम जल अभियान का 6ठा संस्करण ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर होगा गुजरात में। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। अभी इन्होंने ही गुजरात के गांधीनगर के खोरज में
सुजलाम सुफलाम जल अभियान का छठे चरण को शुरू किया है। क्या है ये सुजलाम सुफलाम जल अभियान? तो इसका उद्देश्य है भूजल स्तर को बढ़ाना और वर्षा के जल का अधिक से अधिक उपयोग करना। तो इसमें झीलों को गहरा किया जाएगा, जो डैम हो गए, जो तालाब हो गए, उनका निर्माण किया जाएगा, नहरों की सफाई होगी और इसी तरह के कई विकास कार्य किए जाएंगे। बाकी गुजरात के बारे में आपको बता ही चुका हूं, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, यूरोपीय संसद के द्वारा नई गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध किस वर्ष से लागू होगा? तो आंसर होगा 2035। तो अभी यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ में गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दे दी है और यह प्रतिबंध 2035 से लागू होगा। तो इनकी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक कारों को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब उद्देश्य साफ है, शून्य उत्सर्जन, जीरो एमिशन को प्राप्त करना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ में टोटल कितने देश हैं? 27 देश हैं। और यूरोपीय संसद की अध्यक्ष कौन है? रॉबर्ट मेट्सोला है। और कौन सा देश यूरोपियन संघ से अलग हो गया था? ब्रिटेन अलग हो गया था, इसी को बोलते हैं ब्रेग्जिट। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में, जहां पे नाटो का भी है। अगर मैं आपसे पूछूं अभी पीरियड्स में अत्यधिक दर्द झेलने वाली महिलाओं को छुट्टी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? तो उत्तर करो आप कमेंट बॉक्स में। और आप जानते हो अभी भारत के पास G20 की अध्यक्षता है और G20 में एक तो यूरोपियन यूनियन है और एक 19 देश है। और यूरो करेंसी को अपनाने वाला अभी 20वां देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा क्रोएशिया बना था। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी न्यूज़ में थी। अभी इसने दुनिया के पहले विकलांग एस्ट्रोनॉट को लॉन्च करने की घोषणा की थी। उनका नाम भी याद रखो, जॉन मैकफॉल है। ब्रिटिश पैरालंपिक धावक हैं ये। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं अभी हम क्या क्या करने वाले हैं। एक तो मैंने कहा लास्ट डे के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन होगा। उसके बाद 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। अब आप नोटिस करना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। और उसके बाद होगा आपका टेस्ट, जिससे आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उस टेस्ट में आपको 5 तो स्टैटिक प्रश्न और 5 ही साइंस के प्रश्न मिलेंगे। और वो सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। इसीलिए मैंने कहा आप एनालिसिस करना खुद का कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और लास्ट में मुझे हो सके तो बताना कि आपने कितने उत्तर सही किए उन 10 में से। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा BVR सुब्रमण्यम। फिर आपसे पूछा विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया? 20 फरवरी को। फिर आपसे पूछा भी डस्टलिक 2023 अभ्यास का आयोजन हुआ कहाँ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। फिर आपसे पूछा किसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? रुचिरा कंबोज को। फिर बताओ GST परिषद की 39वीं बैठक की अध्यक्षता ये कहाँ पे की गई? नई दिल्ली में। फिर आपसे पूछा अभी फरवरी में किस देश से 12 चीतों को भारत लाया गया? साउथ अफ्रीका। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य में पहला राज्य स्तरीय झींगा मेले का आयोजन हुआ? पंजाब। फिर आपसे पूछा अभी केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा M पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन। फिर आपसे पूछा भी 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया 19 फरवरी को। अच्छा, अब 2022 के टॉप 10 करंट अफेयर्स ये रहे आपके सामने। तो बताइए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि स्थापना इसकी कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है फीफा महिला विश्व कप 2023 इसका शुभंकर क्या है? मैस्कॉट? तो आंसर होगा तजुनी है, जो कि एक पेंगुइन है। कहां पे होंगे? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। फिर बताओ किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार जीता? कर्नाटक बैंक ने। फिर बताइए अभी अक्टूबर 2022 में यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऋषि सुनक, भारतीय मूल के हैं। अगला बताइए किसने मोस्ट पॉपुलर GI का पुरस्कार जीता? GI मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे आप GI टैग बोलते हैं ना, बस उसी की बात हो रही है। तो आंसर होगा हैदराबादी हलीम। ये कहाँ का है? तेलंगाना का है। पहली बार इसे 2010 में GI टैग मिला था। अगला प्रश्न है अभी 100 मीटर बाधा दौड़ को 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ज्योति याराजी। अगला प्रश्न है 7वां विश्व पोलियो दिवस कब मनाया? 24 अक्टूबर को मनाया। फिर बताओ अभी अक्टूबर 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने वाला तीसरा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा म्यांमार। और इससे पहले 2 देश कौन से हैं? नॉर्थ कोरिया और ईरान। अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अगला प्रश्न है
पथेर पांचाली फिल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो आंसर होगा सत्यजीत रे। और अगला प्रश्न है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? अमन सहरावत। और ये चैंपियनशिप हुई थी स्पेन में। अब आपका टेस्ट होगा, तैयार हो जाओ। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि द्वीप समूह का अर्थ क्या है? तो आंसर होगा आइलैंड। हिंदी में तो आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसको ऐसे ही लिखा हुआ था, ये एग्जाम का ही प्रश्न है। तो द्वीप समूह द्वीपों का ही समूह है, जैसे कि अंडमान द्वीप समूह हिंद महासागर से एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? तो पर्वत श्रेणी है यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नरोद नया पर्वत है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सा देश विभिन्न द्वीपों की संख्या से बना है? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, लगभग 18,000 द्वीपों के साथ दुनिया के द्वीप समूह में से एक है ये। और इंडोनेशिया द्वीप समूह को भारतीय द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? यानी कि साउथ अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? पढ़ा है हमने, पंपास घास के मैदान कहते हैं। चलो ये बताओ, डाउन्स घास के मैदान ये कहां पाए जाते हैं? अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की प्रेयरी ये क्या है? ये वहां पे घास के मैदान है। नॉर्थ अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको कहा जाता है प्रेयरी। तो ये थे आपके टॉप 5 स्टैटिक प्रश्न, और ये सारे वही प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसी तरह से टॉप 5 साइंस के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, उत्तर देने की कोशिश करना। तो देखो, पहला प्रश्न आपसे है कि कौन ध्वनि की पिच निर्धारित करता है? तो आंसर होगा इसका फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वेव की या साउंड की, उतनी ज्यादा उसकी पिच होगी। अगला प्रश्न है, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? तो आंसर होगा हर्ट्ज। जैसे हम कहते हैं ना 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। अगला प्रश्न देखिए, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किसने किया? तो आंसर होगा इयान डोनाल्ड ने, और इसका उपयोग मानव शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, साउंड की तीव्रता का एसआई यूनिट क्या है? यानी कि इंटेंसिटी, या सिंपल सा बोले कि साउंड का एसआई यूनिट क्या है? तो आंसर होगा डेसिबल। अब ये एग्जाम का ही प्रश्न है, अब इस तरह से थोड़ा सा घुमा देते हैं स्टूडेंट को वहां पे एग्जामिनर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी के साउंड को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इंफ्रासोनिक। तो ये थे आपके टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप बताओ कितने आपने सही किए। अब हम होमवर्क प्रश्न देखते हैं और इस सेशन को एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, मई 2022 में तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन कहां हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ, 21 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है गुलशन कुमार ने। कॉन्ग्रेचुलेशन गुलशन। उसके बाद है मुक्ति, फिर है नीरज और कर्मी और रेनू। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं आप सभी से कहूंगा कि आप लोग क्विज जरूर लगाया करें। इस क्विज लगाने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? जो हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो तो प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगे ही सही प्रश्न, साथ में 5-6 क्वेश्चन में पुराने महीने के भी ऐड कर रहा हूं, ताकि साथ के साथ उनका भी आपका रिवीजन होता चले। ये रिवीजन शब्द ही तो इंपॉर्टेंट है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर के जाएगा। तो मंजिल तक जाने के लिए आपको खुद के 2 मिनट तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे ना, या वो भी कोई और करने आएगा आपके लिए? करो भाई, आप ही को करने हैं। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना और शेयर जरूर कर देना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।